तो चलिए अब शुरुआत करेंगे चुनावी चर्चा की, जहां पर हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप जी हैं और आरजेडी से अभिराज जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे प्रदीप जी से, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से रुझान देख रहे हैं प्रदीप जी, बीजेपी अधिकतर राज्यों में कह सकते हैं कि आगे चल रही है और एक बड़े जीत की तैयारी दिल्ली में भी चल रही है, मुख्यालय में भी चल रही है, क्या कहेंगे? केंद्र में जो सरकार चली इतने दिनों से 12 वर्षों से चल रही है, उसके अलावा अन्य राज्यों में जो हमारी सरकारें हैं उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। जनता की अपेक्षाओं पर जब आप खरा उतरेंगे तो निश्चित रूप से जनता आपको दोबारा चुनती है, मौका भी देती है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है हमारे विरोधी दलों का, जो फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, से केंद्र की सरकार के खिलाफ हो या फिर राज्य सरकारों के खिलाफ जिस तरह की बातें कही जाती है, मैं समझता हूँ कि जनता ने उनको नकार कर यह मैसेज दिया है कि धरातल पर रहें, सच्चाई को स्वीकारें और सच्चाई के साथ अगर आप चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके भी मेहनत और उनके भी प्रयास जो है रंग ला सकते हैं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से कोसों दूर रहेंगे, आप जनता के मूड को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जनता की भावनाओं के खिलाफ ही बोलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मताधिकार का अधिकार तो जनता को है। जनता जब मौका मिलता है तो वैसे दलों को सबक भी सिखाती है। और एक मैसेज उन लोगों के लिए क्लियर कट है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से संघर्ष किया बंगाल में, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से बलिदान दिया, लंबे समय तक उन यातनाओं को झेला, और जो एक कह सकते हैं कि आतंक का जो माहौल था, वहाँ की जनता जिससे त्रस्त थी, जनता ने भी मन बना लिया था कि अब परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि 15 वर्षों का जो कुशासन रहा वहाँ, तो उसको लेकर जनता के मन में आप समझ सकते हैं कि आक्रोश था कि किस तरह से तुष्टीकरण की हर सीमाएं पार की जा रही थी। तो उसको बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए देखिए बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए अगर कार्यकर्ताओं की आपने बात कही है कि जिस तरीके से मेहनत की है, हम अभिराज जी से जानना चाहेंगे। अभिराज जी, आरजेडी तो खैर चुनाव नहीं लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, लेकिन समर्थित पार्टी जो टीएमसी है, ममता बनर्जी, उनका समर्थन तेजस्वी जी ने किया है, वहां पर जाकर के चुनाव प्रचार भी किए हैं। कार्यकर्ता तो आपके भी मेहनत कर रहे हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता वहां पर भी लगे हुए हैं कि किसी तरीके से जो समर्थित पार्टी है उसे जीत दिलाई जा सके। जी बिल्कुल, हमारा राजद का वहाँ तो स्पष्ट था। हम लोगों ने वहाँ पे खुलकर टीएमसी का समर्थन किया, भले हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जो भी वहाँ कैडर है टीएमसी को सपोर्ट किया ज़मीनी स्तर पे। हमारे नेता कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष श्री तेजस्वी यादव भी वहाँ पे रोड शो करने का काम किए। देखिए अभी जो रुझान चल रहा है ये तो अभी कांटे का टक्कर चल रहा है। ठीक है, अभी कुछ बीजेपी कुछ आगे चल रही है, लेकिन बहुत सारे सीटों पे अभी कड़ा मुकाबला चल रहा है और कुछ देर हमें संयम बनाकर रुकना चाहिए। 3-4 बजे तक हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे पक्ष में, मतलब हमारे जो समर्थन वाले जो दल हैं वहाँ टीएमसी दल हैं, ममता बनर्जी जी हैं, उनको स्पष्ट बहुमत मिलेगा। और अभी कांटे की टक्कर चल रही है, तो हम तो उम्मीद है हमें, हमारा मेहनत रंग लाएगा। हमारे नेता ने जो वहाँ मेहनत किया और हमारे जो वहाँ टीएमसी के लोगों ने मेहनत किया, कार्यकर्ता ने मेहनत किया, उनका मेहनत रंग लाएगा। देखिए 15 साल से लगातार टीएमसी का वहाँ सरकार चल रहा है, तो टीएमसी ने भी डिलीवर करके वहाँ दिखाया है, तभी 15 साल जनता ने वहाँ मौका दिया है। और 15 साल के बाद देखिए आप कितना भी डिलीवर कर लीजिए, एक स्वाभाविक थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी होता है, ये नेचुरल बात है। ये हर जगह के लिए है, केवल बंगाल के लिए नहीं है। तो कुछ ठीक है, हमारा जो पिछला बार जो हमारा मैसिव विक्ट्री था टीएमसी का, ठीक है, उस मैसिव विक्ट्री की ओर अभी जो प्रतीत हो रहा है, ठीक है, हम उतना बड़े जीत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ठीक है, चलिए फिर भी हम उम्मीद नहीं छोड़े हैं। अभी 3-4 बजे तक का समय है। बिल्कुल, अभी समय काफी बाकी है, अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं, देखना ये होगा कि आगे किसे रुझान मिलता है। हम एक बार जानना चाहेंगे प्रदीप जी से, क्योंकि प्रदीप जी लोगों का कहना है, लोग क्या राजनीतिक पार्टी ही कह रहे हैं कि एसआईआर जो करवाया गया है उसका ही कमाल है कि बीजेपी आगे चल रही है, चाहे जो भी एग्जिट पोल आए उसमें बीजेपी आगे निकल गई। तो क्या लग रहा है, एसआईआर की वजह से हो रहा है या फिर सही में कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और इस बार जो बंगाल की जनता है वो बदलाव चाहती है? एसआईआर तो बिहार में भी हुआ और लेवल प्लेइंग फील्ड था सबके लिए। तो वहाँ क्या हुआ, 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई, 6 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई, और हमारे जो गठबंधन थे उसको किस तरह से बहुमत लोगों ने दिया। इसलिए मैं समझता हूँ बहानेबाजी करने के बजाय अब एसआईआर पर ठिकरा फोड़ना, चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ना, कभी ईवीएम को लेकर रोना, मैं समझता हूँ कि जनता भी तंग आ चुकी है इन बहानेबाजी से, और जनता ये चाहती है कि धरातल पर उतर कर काम करे। और जहाँ तक बात अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ममता बनर्जी ने डिलीवर करके दिखाया, भाई वो डिलीवर क्या थी कि पंचायत चुनावों के बाद झारखंड के सीमावर्ती जिलों में जब वहाँ से लोग पलायन करने को बाध्य हुए,
महीनों उनको वहाँ रहना पड़ा, अपने घर वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी जान पर खतरा था। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से माहौल बना, आगजनी की गई, घर लूटे गए, जो भाजपा समर्थक थे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ममता बनर्जी ने डिलीवर किया, मैं समझता हूँ कि जो आतंक का राज उन्होंने अपने शासनकाल में कायम किया था, और जो अभी गाए बगाए इस चुनाव के दौरान भी जो शब्दावली के उपयोग किए गए, चाहे वो फिरहाद हकीम हो या फिर अभिषेक बनर्जी हो या फिर जहांगीर खान हो, जिस तरह से वो चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आम लोगों को भी समझने में आसानी होगी कि आतंक का राज्य कितना गहरा था और कितना भय था लोगों को कि वो अपना वोट भी जाकर मतदान केंद्र पर नहीं डाल सकते थे। इस तरह से आतंकित करना, लोगों को मताधिकार से वंचित करना, और अगर किसी ने मतदान देने की हिमाकत भी की तो उसके साथ मार पिटाई के अलावे उसकी जान तक ले लेने की जो कोशिश की गई, मैं समझता हूँ कि एक न एक दिन तो ये होना ही था कि अति का अंत होता है। तो अत्याचार तो बहुत दिनों तक लोग, ठीक है, कुछ सालों तक लोगों ने सहा होगा, लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और जब वो सीमा आदमी पार कर जाता है तो फिर भयमुक्त हो जाता है कि दो हाथ कर लें, भले ही मरना तो है ही, अगर टीएमसी को वोट ना दें तभी मरें, बीजेपी को वोट दें तब भी मरेंगे, तो एक बार करके देख ही लेता है। तो मैं समझता हूँ कि जनता ने जो जज्बा दिखाया है उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। चलिए बिल्कुल, अगर हम 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम देख रहे हैं और रुझान देख रहे हैं तो उसमें केरलम में जो है बीजेपी काफी पीछे चल रही है, 1 सीट पर चल रही है। अभिराज जी से जानेंगे। अभिराज जी, क्या लगता है ऐसी कौन सी गुण कह सकते हैं बीजेपी में जो केरल में लोगों को नहीं दिख रहे हैं लेकिन बाकी सारे जो स्टेट है उसमें देखने को मिल रहा है? देखिए, केरल एक डेवलप्ड स्टेट है। हमारे भारत राज्य में केरल एक डेवलप्ड स्टेट बन चुका है और केरल ने ये प्रूव करके दिखा दिया है। स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, या अन्य जो भी आपका जो ह्यूमन का जो मतलब जो डेली जीवन जीने का एक मानव का जो इंडेक्स होता है, उसमें सभी मानक पे केरल ऊपर है। तो वहाँ की सरकार लगातार डिलीवर करते आई है और वर्तमान में आरजेडी भी वहाँ हिस्सा, ये आपको लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट का रही, चुनाव भी लड़ा। तो हमारे सरकारों ने वहाँ डिलीवर करके दिखाया है पूर्व में। और रहा बात, वहाँ हमेशा से लड़ाई कांग्रेस बनाम और लेफ्ट के बीच में रहा है। तो ठीक है, भले वहाँ पे हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली सोचिएगा तो वहाँ पे कोई भी सरकार है वो उनका काम करने का तरीका शुरू से ही अलग रहा है और उन्होंने ज़मीन पे डिलीवर किया है। और जो भी हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो आप सवाल किए कि वहाँ पे क्या हो जाता है भारतीय जनता पार्टी को, तो बात है कि वहाँ पे देखिए, मैं बोला कि वो डेवलप्ड स्टेट है। भाजपा जैसे डेवलपिंग स्टेट में है, बहुत सारे भ्रामक मुद्दों को भुना करके सत्ता में आ जाती है, बहुत सारे मुद्दों को वो अपने पक्ष में कर लेती है, कुछ जुमला बना करके या झूठ बना करके। लेकिन केरल की जनता पढ़ी लिखी जनता है, लिटरेसी रेट वहाँ ज़्यादा है, वहाँ इन सब बातों का केरल की जनता पे असर नहीं पड़ता है। और वो साफ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो आपके रिजल्ट में भी साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब है, वहाँ के लोग काम पर और जो वहाँ उनका जो अपना एक सोचने का तरीका है उस पे वो अपना प्रबल रहते हैं, उस पे अडिग नहीं होते हैं और वो उसी पर चलते हैं। और भ्रामक दावों पर, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, इन सब बातों पे वो विश्वास नहीं करते हैं। प्रयास तो बहुत हुआ, बहुत तरीका का, द केरल फाइल्स, ये वो तरह तरह के फिल्में बनाए गए और वो किसी से छुपा नहीं है कि उसमें खुल करके समर्थन कौन दल कर रहे थे ऐसे फिल्मों का, लेकिन ये सब कुछ वहाँ चला नहीं। तो सीधा सा बात है, वहाँ शिक्षा है, संपन्नता है, और हमारी जो लेफ्ट की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, दोनों ने काम किया है। भले ठीक है हम वहाँ पे लेफ्ट के साथ थे, कांग्रेस के खिलाफ हैं, लेकिन काम के विषय में ठीक है, जमीनी स्तर पे कार्यकर्ता का कैडर हमारा वहाँ मैच नहीं खाता है। तो खैर मुझे लगता है कि बात नहीं करना चाहिए कि गठबंधन कैसे हो रहा है। लोकसभा के लिए गठबंधन है, लेकिन कई जगह विधानसभा में वही गठबंधन, वही पार्टी बुरी हो जाती है उस स्टेट में। एक बार प्रदीप जी से जान लेते हैं, वो कौन सा गुण है जो अब तक केरल नहीं देख पा रहा है? क्योंकि अगर बात कर ले तो द केरल स्टोरी 1 निकला, 2 निकला, बीजेपी ने भारी समर्थन दिया और लोग भी जाकर के वहां देखे, लेकिन अब तक केरल में वो चीज नहीं दिख रहा है। अब तक बीजेपी को न वहां बहुमत मिल रही है, न ही वो सीट्स आगे जा रही है, अभी भी रुझान 1 पर अटका हुआ है। आखिर कौन सी ऐसी चूक हो जाती है बीजेपी जो केरलम में कर दे रही है? जी, अभी इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हम तो केरल में वाम दल का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के विरोध में हैं, और यहाँ पर बंगाल में हम
कांग्रेस के विरोध में है लेकिन तृणमूल को समर्थन में है। आप समझ सकते हैं कि अद्भुत इंडिया अलायंस है कि अलग अलग पैंतरेबाजी हर राज्यों में अलग अलग तरीके से की जाती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बात है, 15 साल पहले बंगाल में भी यही प्रश्न पूछे जाते थे। 1991 में जब विक्टर बनर्जी पहली बार चुनाव लड़े, वहाँ से एक फेमस एक्टर हुआ करते थे वो हिंदी सिनेमा जगत के, तो जब वो चुनाव लड़े 1991 में तो कोई नाम लेवा नहीं था भाजपा का। हम संघर्ष करने वाले दिनों में थे उस समय। तो धीरे धीरे जिस तरह से हमने अपनी नींव खड़ी की, उसका आज फलाफल दिख रहा है कि हम सरकार बनाने को अग्रसर हो रहे हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि 15 सालों के बाद केरल में भी वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी मेहनत चल रही है। जी, मेहनत कर रहे हैं हम, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके दिखाया है। और आपको बताऊं मैं केरल की बात, जो केरला स्टोरी की बात कर रहे थे, केरला स्टोरी की बात जो ये कह रहे हैं कि नहीं वो फेक नैरेटिव था और प्रोपेगेंडा था, तो खुद वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा कि यहाँ कन्वर्सन बड़े पैमाने पर हो रहा है और लव जिहाद का जो काम है बड़े तरीके सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सदानंद मास्टर जो अभी हाल में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए, सिर्फ वंदे मातरम गाने के लिए उनके दोनों हाथ काट दिए गए। ये क्रूरता है वहाँ वाम दलों की। तो वाम दल किस तरह से शासन करते हैं, मैं समझता हूँ कि बंगाल के जो 35 साल का शासन रहा, जिससे तंग आकर जनता ने उनको ममता बनर्जी को सत्ता सौंप दी, तो बंगाल वाम मोर्चा का जो मैं समझता हूँ कि रक्त रंजित इतिहास रहा है। और ये जहाँ भी जाते हैं सिर्फ अपने क्रूरता के दम पर, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके जो आइडियोलॉजी हैं, जो क्रूएल्टी अगेंस्ट ऑल, किसी को माफ़ नहीं करते, वो सिर्फ उनके लिए सत्ता प्रिय होता है। तो इस तरह से जो करके उन्होंने एक अपना आधिपत्य जमा कर रखा है। मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता वहाँ बलिदान दे रहे हैं। आपने देखा हो कि आरएसएस से कई कार्यकर्ता वहाँ मारे गए, लेकिन हमने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा है। हम संघर्ष करते रहेंगे। और आज जो आप सवाल कर रही हैं कि सभी राज्यों में तो आप अपना परचम लहरा देते हैं, लेकिन केरल जाकर आपकी क्या हो जाती है। आज से आप याद कीजिएगा, आप इसी मीडिया जगत में आप रहेंगी, 15 साल के बाद आप फिर से कोई सवाल हमारे जैसा कोई प्रवक्ता आपकी टीवी चैनल पर होगा, वो आपको जवाब देगा। चलिए, बिल्कुल 15 सालों बाद तो खैर देखना होगा कि बीजेपी आएगी। एक बार अभिराज जी से जान लेते हैं। अभिराज जी, जिस तरीके से बीजेपी जो मुद्दे उठा कर लेकर आती है, अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा था जो यहाँ पर नहीं भुन पाया, लेकिन बंगाल में जो ये मुद्दा है घुसपैठ का, वो काम करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी क्या वजह है कि बंगाल में ये मुद्दा काम कर रहा है? क्या सच में वहां पर घुसपैठ हो रहा है? देखिए, आपका मैं जवाब दे दूंगा इस सवाल का। उससे पहले मैं एक जवाब दे दूं जो हमारे भाजपा के मित्र ने उठाया गठबंधन पे, कि अद्भुत गठबंधन है कि एक जगह अलायंस है, एक जगह नहीं है। तो शायद इनको याद ना हो, मैं इनको याद दिला देता हूं। 2019 के अरुणाचल प्रदेश के चुनाव में जेडीयू जो इनका अलायंस पार्टनर था, वो वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ा था इनसे, मतलब विरोध में, और सीटें भी जीत के आया था। वैसे ही 2022 में भी जेडीयू मणिपुर में अलग चुनाव लड़ा था और कुछ सीटें जीत के वो भी वहाँ पे आई थी। और दोनों जगह पे भाजपा ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ के अपने में मिला लिया था। तो खैर ये सब बचकानी बातें हैं। ये एक मैच्योर जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता होता है, राजनीतिक दल होता है, उसको आज़ादी है। हमारा देश मल्टी पार्टी सिस्टम है, हर जगह के मुद्दे एक जैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, एक जगह हो, एक स्टेट हो या राष्ट्र स्तर पे बहुत जगह पे हमारा रोड मैप जो है या काम करने का तरीका मैच करता है, लेकिन कुछ स्टेट में ऐसा होता है, परिस्थिति होता है कि वहाँ पे मैच नहीं करता है। तो ये कोई नया बात नहीं है, मैं इन्हीं का अलायंस का उदाहरण दे दिया, ये इनका जवाब है। अब आपने जो सवाल पूछा था कि बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा काम करते दिख रहा है, झारखंड में काम नहीं किया, तो देखिए ये तो अभी आगे चल के पता चलेगा कि मतलब जो भी आज जो ये रिजल्ट आ रहा है, खैर अभी तो बहुमत आया नहीं है बीजेपी को, मतलब स्पष्ट कोई ऐलान नहीं कर दिया है कि बहुमत आ गया है, उस पे रुकना चाहिए। लेकिन आपका जो सवाल है कि इस मुद्दे पर मतलब बीजेपी का सीट बढ़ा है, तो देखिए अब वो तो असेसमेंट का सवाल है। हमारा ये मानना है कि बहुत सारे मुद्दा है, जैसे कि मैं बोला कि ठीक है सीटें बढ़ी हैं, तो उसका स्वाभाविक सा होता है कि जब भी कोई दल बहुत दिनों तक सत्ता में रहता है, जैसे टीएमसी वहाँ 15 साल तक सत्ता में रही है, तो एक स्वाभाविक सा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, तो उसका लाभ भाजपा को मिला है, एक नंबर। दूसरा नंबर कि विपक्ष में वहाँ लोगों के पास मान लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है, जो स्वाभाविक है, तो विपक्ष आदमी किधर भागता है, जो विपक्ष में कुछ लगे कि हाँ उधर हम जा सकते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा लेफ्ट दल है या कांग्रेस है, वो वैसा मतलब लोगों को ऑप्शन नहीं दे पा रहे हैं, उसका लाभ भाजपा को मिलते हुए दिख रहा है। तीसरा चीज़ कि घुसपैठ से ज़्यादा
आप देख चुके हैं कि SIR वाला जो मुद्दा है, हमारे जो मित्र बोल रहे थे बहानेबाजी वाला, देखिए ये बहानेबाजी वाला बात नहीं है। आप इससे अनुमान लगाइए कि एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर वो खुद अभी फरवरी के महीने में 2026 में आपको खुद वकील के तौर पे वो रिप्रेजेंट कर रही थी SIR वाले मुद्दे पे कोर्ट में, तो आप इससे समझ सकते हैं कि वाकई में वो मुद्दा है ज़मीन पे। तभी कोई मुख्यमंत्री इतना हिम्मत कर सकता है, मादा रख सकता है, एज अ खुद लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा हो SIR से रिलेटेड केस का। अगर ये हवाई मुद्दा रहता तो कोई मुख्यमंत्री ये हिम्मत नहीं करता खुद वकील बन के रिप्रेजेंट करने का। खैर, हमारा न्याय व्यवस्था ठोस सबूत पे काम करता है। ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि अभी कुछ नहीं हुआ तो वो हवाई है। ठीक है, अभी पर्याप्त सबूत विपक्ष के पास नहीं हाथ लगे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम लड़ना छोड़ दें और बोलना छोड़ दें कि SIR कोई मुद्दा नहीं है। वो भी जारी रहेगा और कोर्ट में भी लोग टेक्निकल रूप से अपना पक्ष रखते रहेंगे, आगे भी रखेंगे, और इस चुनाव के बाद नतीजा जो भी हो उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे विपक्ष के नेता। और ममता बनर्जी तो हमारी लड़ाकू नेत्री हैं, वो खुद वकील बनकर एक बार इसका दलील दे चुकी हैं कोर्ट में, तो वो आगे भी लड़ेंगे। अगर SIR चुनाव आयोग पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम प्रदीप जी से जान लेते, वो अलायंस को लेकर कुछ कहना चाहते थे। प्रदीप जी। नहीं, मैं समग्रता से जवाब दे दूं। SIR तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है और कोई पहली बार तो चुनाव आयोग करा नहीं रहा है कि 12 वर्षों के इस शासनकाल में चुनाव आयोग अचानक नींद से उठ गया और SIR कराने लगा। पहले भी SIR की प्रक्रिया पूरी की गई है देश में, और ये अधिकार है उनको, संविधान प्रदत्त अधिकार है चुनाव आयोग को कि समय समय पर वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करें और जो अयोग्य लोग हैं उनको सूची से बाहर किया जाए। तो जो अयोग्य होंगे उनके नाम कटे होंगे, जो योग्य होंगे उस सूची में रह गए। तो मैं ये तिलमिलाहट जो है समझ में नहीं आती कि आखिर ममता बनर्जी इतनी वीरांगना कोर्ट में चली गई लड़ाई लड़ने के लिए, सिर्फ एक मैसेजिंग था अपने उस समाज को जिनके नाम कट रहे थे, जिनके दस्तावेज नहीं थे, सिर्फ उनको मैसेज देना चाहती थी कि हम देखो हम तुम्हारे लिए कितना दूर तक जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी पर्सनालिटी पर वो निर्णय नहीं लेता है, उसने फैक्ट्स पर निर्णय लिया और ममता बनर्जी खाली हाथ वापस लौट के आई। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से EC के ओर से अलग अलग फैसले लिए गए चुनाव के दौरान, किस तरह से कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना, लेकिन मुंह की खाना, ये इनका एक तरह से आप समझ सकते हैं कि रेटोरिक बन चुका है। और जहाँ तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। अन्य राज्यों के भी चुनाव परिणाम जो हैं, मैं समझता हूँ कि जो इंडी अलायंस के सहयोगी दल हैं उनके लिए आंखें खोलने वाली होनी चाहिए। और इनका ये कहना कि हम बंगाल में उस स्थिति में नहीं हैं जहाँ इंडी अलायंस पर कोई भरोसा कर सके। 35 वर्षों तक वाम दलों का शासन रहा। कांग्रेस का अंतिम बार मुख्यमंत्री 1977 में सिद्धार्थ शंकर रे बने, उसके बाद 50 सालों से बिल्कुल सन्नाटा है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता के दिलो दिमाग से और नज़र से जब आप उतर जाएंगे तो ऑप्शन दिखेगा भी नहीं भाई, कभी नहीं दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में ये मेहनत करके दिखाया कि हम मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों को लेकर हमारे नेता जो हैं वहाँ के उनके बीच हैं और संघर्ष किया है हमारे नेताओं ने। तो उसका परिणाम तो सुखद आना ही है एक दिन। आप भले ही बैठकर कोसते रहें हमारे क्रियाकलापों को, मैं समझता हूँ उससे जनता को कोई वास्ता नहीं होता है। जनता धरातल पर देखती है कि आखिर क्या काम किया जा रहा है, क्योंकि ये कोशिश तो बिहार में भी RJD के लोगों ने की, माहौल बनाने की कोशिश की कि नहीं SIR के माध्यम से बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। लेकिन जब दावे प्रति दावे करने की बात आई तो एक व्यक्ति सामने नहीं आया कि हमारा नाम गलत तरीके से काट दिया गया, जबकि पर्याप्त समय दिए गए। उनको शिकायत करनी चाहिए थी कि हमारा नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया, लेकिन वो नहीं करके अगर आप सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे संस्थाओं पर, तो मैं समझता हूँ कि संस्था स्वतंत्र होते हैं, उनको अधिकार जो दिए गए हैं चुनाव आयोग को या अन्य संस्थाओं को, वो अपनी उसी दायरे में काम करना जानते हैं। चलिए बिल्कुल। अभिराज जी, एक बार आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जब से SIR का मुद्दा आया है, EVM का जो मुद्दा है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। कोई भी इंडी गठबंधन की ओर से ये नहीं कहा जा रहा है कि EVM ने गलत कर दिया, EVM में धोखाधड़ी हो रही है। बात कर ले अगर पंजाब की, पंजाब में चुनाव हुए, वहां पर इंडी अलायंस की जो जीत थी वो देखी गई, लेकिन वहां पर एक बार भी नहीं कहा गया कि EVM गलत है। लेकिन जिन राज्यों में बीजेपी जीतती है वहां पर कहा जाता है कि EVM फॉल्स है, उसमें गड़बड़ी कर दी गई। तो कौन सा EVM इस्तेमाल हो रहा है? जो बिहार में इस्तेमाल होता है तो बीजेपी जीत जाती है, पंजाब में इस्तेमाल होता है तो वहां पर इंडी अलायंस जीत जा रहे हैं। देखिए, इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि ये बहुत इसका तो मैं बोल ही दिया कि ये टेक्निकल रूप से हमारे जो विपक्षी दल हैं वो लगे हुए हैं। जो हमारे मित्र बोल रहे हैं कि मुंह की खानी पड़ रहा है कोर्ट में, कोई मुंह की खानी नहीं पड़ रहा है। आदमी दलील लेकर के गया, पक्ष रखा
ठीक है, कोर्ट ने बोला ये पर्याप्त नहीं है, तो किसी ने सरेंडर नहीं कर दिया। ये तमाम जो भी PIL दाखिल हैं, या आप महाराष्ट्र में देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, लड़ाई ज़मीनी स्तर पे चल रहा है। वो अलग बात है कि ये सब न्यूज़ जनता के बीच में डेली नहीं आता है, लेकिन लड़ाई चल रहा है। पर्याप्त सबूत जिस दिन हाथ लग जाएंगे। लेकिन SIR के बाद EVM का जो मुद्दा है वो कहाँ चला गया अभिराज जी, ये जानना चाहेंगे। SIR आया, EVM गायब हो गया, अब अगर कल को कोई और मुद्दा आ जाएगा तो SIR गायब हो जाएगा। सुनिए, SIR वाला मुद्दा गायब होने की कोई बात नहीं है। EVM वाला मुद्दा अपना जहाँ पर है वो है, ठीक है, उसका भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं, आप खुद मीडिया में हैं, ये वो कहीं दबा नहीं है, वो भी लोग बोलते हैं। लेकिन SIR एक ज़्यादा धांधलीपूर्ण ये जो हथियार बन चुका है भाजपा का। ये बोल रहे थे कहाँ प्रमाण है, एक भी लोग सामने नहीं आया। अनगिनत ऐसे लोग आए हैं बंगाल में अभी जो कि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, सरकारी नौकरी से रिटायर किए हैं, एक से एक वकील, जज, फौज के सिपाही, हमारे फौज के जो भी अधिकारी सिपाही बहुत सारे सामने आए जो कि बोले कि हमारा नाम कट गया है। ये जो बोले कि त्रुटिपूर्ण है, ये एक मतलब नॉर्मल सा प्रक्रिया है। तो जब नॉर्मल सा प्रक्रिया है भाई, तो आज तक कहाँ, ये तो हमने कभी नहीं देखा था कि एक सरकारी कर्मचारी जो जिसको कि वो सभी मतलब सरकारी सुविधा जो मिलता है या सरकार का जो प्रक्रिया रहता है उससे तो वो अपडेट रहता है, उसका ही नाम आपको SIR के तहत काट दिया गया और उससे प्रूफ मांगा जा रहा है कि आप अपना नागरिकता साबित करें। तो एक तो ये जवाब इनका हो गया। दूसरा जवाब ये बोले कि बिहार में कोई सामने नहीं आया, वहाँ भी हल्ला था। भैया, तो बिहार में सामने नहीं आया, इसका जवाब ये है कि आप जो डेली आम जनता को, जिसको कि आप अपने कमाने खाने से फुर्सत नहीं है, वो आदमी आप चाहते हैं कि आ करके डेली कोर्ट में केस लड़े और अपना जीविका के लिए जो डेली संघर्ष कर रहा है वो उस धन को कोर्ट में और वकील और कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगाए। ऐसा तो नहीं ना है। उसके लिए राजनीतिक दल है, हम अपना ज़मीन पे हमारे कार्यकर्ता नेता उतरे हुए हैं। एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं हो जाता है, ठीक है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। जिस दिन हमारे पक्ष में पर्याप्त सबूत लग जाएंगे वो भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है अभिराज जी, बस एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी। अगर पश्चिम बंगाल में TMC की जीत हो जाती है, आपके समर्थित पार्टी की जीत हो जाती है, तो क्या तब भी आप कहेंगे कि SIR गलत है, SIR की वजह से हुआ है? क्या आप ये कहेंगे? बस इतना बताएं। जी बिल्कुल, तब भी कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जीत और हार अलग फैक्टर है। मैं ये आवाज़ जो उठा रहा हूँ या कोई भी विपक्षी पार्टी उठा रहा है, वो लोकतंत्र के मतलब बचाने के लिए उठा रहा है। जीत होना हार होना अलग चीज़ है, लेकिन गड़बड़ी तो हुआ है। ये तो मैं क्या बोला आपको, अभी बंगाल में कितने रिटायर ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर जज या आपको जो भी बिल्कुल सरकारी अभिराज जी, यहाँ पर उनका नाम चाहूंगी। कट चुका है। हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम पर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। आपको बताते चले कि शुभेंदु अधिकारी, बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है और रुझान जिस तरीके से आ रहा है उसमें बीजेपी काफी आगे चल रही है। आपको बताते चले कि शुभेंदु अधिकारी खुद चुनाव लड़ रहे भवानीपुर विधानसभा सीट से। ममता बनर्जी जो CM है बंगाल की, उनके सामने से वो चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बंगाल में सरकार बन रही है बीजेपी की, बड़ी जीत होने वाली है। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता दें, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं ने सबक सिखाया है। उन्होंने कहा है कि इंडी गठबंधन यानी कि जो TMC चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, हालांकि गठबंधन में नहीं लेकिन अलग अलग जो दलों से चुनाव लड़ रहे हैं उनको लेकर कहा है कि हिंदुओं ने सबक सिखाया है और इस बार बीजेपी की जो सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है और इस बार सरकार बीजेपी की बनेगी। तो देखिए एक बार फिर से आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े नेता पश्चिम बंगाल के माने जाते हैं और बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, यह बयान उन्होंने दिया है। आज रुझान भी आ रहे हैं बंगाल में, TMC को 121, बीजेपी को 160 और कांग्रेस 0 पर चल रही है। लगातार रुझान आ रहे हैं जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 173 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल परिणाम को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित है, सरकार बीजेपी की बन रही है।
तो चलिए अब सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ चुनावी चर्चा में जुड़े हुए हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, अब शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए, आत्मविश्वास तभी आता है जब कार्यकर्ता जमीन पर मेहनत कर रहे हैं और नेता कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने मेहनत किया हो, तभी आत्मविश्वास झलकता है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि चुनाव आयोग के क्रियाकलापों को लेकर जो लोग टिप्पणी करते हैं उनको तो इतनी समझ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी बकौल को वकील कोर्ट में उपस्थित होती हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए। और ममता बनर्जी की लड़ाई लड़ने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं वहाँ, 800 से ज़्यादा न्यायिक अधिकारी, और वो पूरे आपत्तियों का निस्तारण कर रहे होते हैं। तो इनको उस पर भी भरोसा नहीं है। मतलब चुनाव आयोग ने काट दिया, मानो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काट दिया। भाई, चुनाव आयोग जो है एक संस्था है जो काम कर रही थी, लेकिन जब न्यायिक अधिकारी नियुक्त कर दिए गए 800 से ज़्यादा, उन्होंने दिन रात मेहनत की, उसके बावजूद भी अगर जो लोग जिनके नाम हटाए गए वो दस्तावेज देकर संतुष्ट करने में असफल रहे, तो इसके पीछे फिर चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है? उन न्यायिक अधिकारियों पर भरोसा रखे कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने निष्पक्षता से काम किया होगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में सारा कुछ हो रहा था, इसलिए कहीं वहाँ हीला हवाली करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और एक बात मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपनी ओर से कि भारतीय जनता पार्टी का आज आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसमें जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत का परिणाम सामने आ रहा है, अब अपनी कमियों को ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना, मैं समझता हूं कि आज के दिन तो कम से कम आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है इंडिया अलायंस के दलों को कि हमारे में क्या कमी है, हमारे नेताओं में कहाँ कमी रह गई कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस यहाँ पर आरजेडी की सरकार चल रही है इस राज्य में, लेकिन असम में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में मुख्यमंत्री प्रचार करने जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में असम में, पश्चिम बंगाल में यहाँ के मुख्यमंत्री प्रचार करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसी एका है। सिर्फ दिखाने के लिए चुनावों के वक्त, सिर्फ लोकसभा चुनावों का वक्त एकजुट हो जाना, बाकी बिल्कुल यह इंडिया अलायंस पर तो सवाल उठते रहे हैं। अभिराज जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। देखिए, मैं तो इसका उत्तर दे चुका हूँ, फिर ये बचकाने सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पे गठबंधन है, वहाँ पे विपक्ष में लड़ रहे हैं। अरे भैया, तो वो तो काम आप कर चुके हैं 2019 और 2022 में अरुणाचल और मणिपुर में, खैर उसका चर्चा ही बेकार है। दूसरा चीज़ कि हमारे जो मित्र हैं भाजपा के, ये मतलब बंगाल में इतना खोए हुए हैं कि ये बाकी राज्यों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बंगाल में इनके पक्ष में अभी तक का जो रुझान है जा रहा है, लेकिन इनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हमारा ही विपक्ष, हमारा ही इंडी अलायंस, या जो भी कहें महागठबंधन इंडी अलायंस जो भी विपक्ष है, वो तमिलनाडु और केरल में आगे चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ इन्हीं के पक्ष में हो गया है, हमारे को भी बहुत कुछ मिल रहा है इस चुनाव में, और निराश होने वाला कोई बात ही नहीं है। जिस तरह से ये मतलब ऐसा पेश कर रहे हैं कि जो कुछ मिला भाजपा को मिला और विपक्षी को कुछ मिला ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बंगाल में भी अभी इंतजार करिए, लड़ाई कांटे का है, शाम तक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल प्रदीप जी, देखा जा रहा है कि तमिलनाडु में और केरल में जो है बीजेपी नहीं आगे आ पा रही है, वहां पर के जो मुद्दे हैं वो नहीं भून पा रहे हैं, वो जनता तक नहीं पहुंच रही। क्या रीजन है आखिरकार, वो मुद्दे जनता को समझ क्यों नहीं आ रहे? तमिलनाडु और केरल जहां पर कहा जाता है कि लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा होती है, लोग मुद्दों को काफी बारीकी से समझते हैं कि किन मुद्दों पर हम वोट दे सकते हैं, विकास के मुद्दे होते हैं, वहां पर कई तरह के मुद्दे होते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी क्यों नहीं आगे आ पाती है? अगर आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है 15 सालों बाद आएगी, 10 सालों के बाद लोगों को समझ आएगा, लेकिन अभी क्या रीजन है कि थोड़े से भी कह सकते हैं कि आगे नहीं आ पा रही है बीजेपी? आपको शायद याद ना हो, जब 1984 लोकसभा के चुनाव हुए थे तो हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी। उस वक्त भी यही प्रश्न किया जाता था कि हम 2, हमारे 2, यानी अटल वाडानी और उसके अलावा 2 सांसद, और आज हम कहाँ हैं? तो निश्चित रूप से जो प्रश्न आज आप कर रही हैं ना, उसका उत्तर समय देगा। और जहाँ तक प्रश्न है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं केरल में, तो केरल में किस तरह से आतंकवाद का स्लीपर सेल चल रहा है, कितने लोग वहाँ से सीरिया गए, कितने लोगों ने वहाँ जाकर आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लिया, तो मैं समझता हूं कि सरकारों को देखने की आवश्यकता है कि आखिर रेडिकलाइजेशन किस तरह से वजह से हो रहा है वहाँ। अगर आप उन चीज़ों पर आंख मूंदे रहेंगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, तो मैं समझता हूं कि अगर टूरिज्म को वहाँ से निकाल दिया जाए तो कोई उद्योग धंधा अच्छा ढंग का नहीं है कि वहाँ के लोग सर्वाइव कर सकें। अगर खाड़ी के देशों में वहाँ के लोग जाकर नौकरी या जीवन यापन का अपना साधन न ढूंढे, तो केरल में मैंने आपको कहा केरल में कि पर्यटन को निकाल दिया जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो आखिर कौन सी पढ़ाई लिखाई और किस काम की, जब एक मंत्री सोने की तस्करी में शामिल पाया जाता हूँ।
आपको पता है कि सोने की तस्करी में वो मंत्री शामिल पाया गया। तो ये सारे पढ़े लिखे लोगों के कारनामे इतने अच्छे हैं। देखिए, नेताओं पर तो कुछ कहना नहीं चाहूंगी प्रदीप जी, क्योंकि अगर असम में बात कर ले तो हिमंता बिस्वा शर्मा पर बीजेपी पहले खूब लांछन लगाती थी, लेकिन जब से वो बीजेपी में आए तो सभी जो दाग है वो क्लियर हो गए। कई नेताओं के साथ ऐसा हुआ है। अभिराज जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले आप कंप्लीट कर दूं जो आपने सवाल किया। तो मतलब जो केसेस हुए थे वो कोर्ट में लंबित थे ना, कि भाजपा के न्यायालय में लंबित थे? कोर्ट में लंबित थे ना, तो कोर्ट ने क्या क्लीन चिट दे दिया, या अभी भी कोर्ट में वो केस पेंडिंग है? तो इंटरव्यूनर बन जाए, जिनको लगता हो कि नहीं हेमंता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इंटरव्यूनर बन जाए वहां जाकर और दलील दें कि नहीं भाई इस केस को एक्सपीडाइट किया जाए, इसको सुनवाई पर करके अंजाम तक लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के न्यायालय में सुनवाई नहीं होती है। चलिए बिल्कुल, अभिराज जी आप कहें पहले। देखिए, हमारे जो भाजपा के मित्र हैं, इनका अभी जो वक्तव्य आया उससे आप साफ दिख रहा है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। मतलब इनको केरल में परिणाम अपने पक्ष में नहीं मिल रहा है तो ये वहाँ के लिटरेसी पर ही सवाल उठाने लगे। अरे भाई, लिटरेसी का आंकड़ा कोई वहाँ के राज्य सरकार ने जारी नहीं किया है या करते आई है। सब कोई हम लोगों ने पढ़ाई शुरू किया है। ये हमारे बेसिक जो स्कूली किताब होते हैं उसमें ये आंकड़ा आज से नहीं कई सालों से छपते आया है, आज भी छप रहा है कि केरल लिटरेसी रेट में ज़्यादा है। ठीक ना, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ये अपने राजनीतिक लक्ष्य में और अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा में इतने मशगूल हो गए हैं, डूब गए हैं कि अब वहाँ के लोगों के शिक्षा और उनके शिक्षा के क्वालिटी पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये कोई वहाँ के राज्य सरकारों ने, कांग्रेस या लेफ्ट ने जारी नहीं किया है ये आंकड़ा। ये राष्ट्र के, हमारे देश के जो निष्पक्ष जो संस्था होते हैं, जो सर्वे करते हैं, ये उनके द्वारा जारी किया गया है। और हमारे बच्चे के जो कोर्स बुक होता है उसमें ये चीज़ छपता है और उसको ये चैलेंज कर रहे हैं। केवल किस लिए? क्योंकि उनको वहाँ पे अपने पक्ष में नतीजा नहीं दिख रहा है। दूसरा चीज़ जी ये बोल रहे हैं कि खाड़ी के देशों में जाते हैं, कमाते हैं, वहाँ कुछ है नहीं। अरे बाबा, तो खाड़ी के देशों में जाते हैं तो वो अब एक्स्ट्रा के लिए जाते हैं, वहाँ पे वो संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। एक होता है मजबूरी में पलायन करना, एक होता है आप नए अवसर के लिए कहीं जाते हैं। ऐसे देखिएगा तो फिर तो उसका कोई तुक ही नहीं बनता है। हमारे मारवाड़ी समाज के लोग पूरे देश में फैले हुए हैं, तो ये मारवाड़ी समाज को भी क्या उसी तरीक़ा से बोलेंगे कि मारवाड़ी समाज अपने मारवाड़ को, अपने राजस्थान को छोड़ करके इधर उधर क्यों जाता है? लेकिन अभिराज जी, एक छोटा सा सवाल बस जानना चाहूंगी, अगर आप उसका जवाब दे तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिस स्टेट का लिटरेसी रेट ज्यादा होता है वहां के लोग जो है अपने लिए एक अच्छी सरकार चुन सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट का लिटरेसी रेट कम होता है, जो लोग इलिटरेट रहते हैं या फिर रेट कम है, क्या वो लोग अपने लिए अच्छा नहीं जान सकते हैं? उनके लिए कौन सी सरकार सही है वो नहीं चुन सकते हैं? क्या वो असक्षम है? उसका मैं जवाब देता हूँ। असक्षम का बात नहीं आता है, बिल्कुल। जो लिटरेसी रेट जहाँ कम है वो भी अच्छा सरकार चुन सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ परसेंटेज उसमें जहाँ पे लिटरेसी रेट कम होता है, वो कुछ परसेंटेज लोग वहाँ दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई और ये जो भी है जातिवाद की लड़ाई या कुछ भी इस तरह के नैरेटिव में वो थोड़ा सा उनमें डेंट कर जाता है। ये एक बेसिक चीज़ है, इससे आप भी सहमत होंगे। लेकिन जो प्रदेश लंबे समय से अपने मतलब विकास को साबित करते आया है देश पे, राष्ट्र स्तर पे, ये कल कारखाने की बात कर रहे हैं। कौन सा कल कारखाना है? टूरिज्म को हटा दिया जाए। अरे भाई, तो टूरिज्म वहाँ है तो वही तो उसका मतलब बेसिक चीज़ है, वही तो उनका मतलब प्लस पॉइंट है। क्यों हटा दीजिएगा आप? ये आपके पक्ष में है। उनको जो चीज़ मिला है उसी चीज़ को तो वो सहेज के रखेंगे ना। टूरिज्म उनको, केरल को बोला जाता है गॉड्स ओन स्टेट, गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, तो जो चीज़ उनको मिला है विरासत में, प्राकृतिक रूप से मिला है, उसको वो सहेज के रख रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा बात है। उसमें देखिए बिल्कुल, किसी भी राज्य की अपनी खासियत होती है। अभिराज जी, एक बार हम प्रदीप जी से जानना चाहिए। प्रदीप जी, देखिए झारखंड में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरे स्टेट में नहीं है, जैसे खनिज संपदा। किसी भी स्टेट की कुछ खासियत होती है जिससे वो जाना जाता है, जिससे उसका राजस्व चलता है। झारखंड में भी ऐसा है, बिहार में भी ऐसा है, वैसे ही दूसरे राज्यों में भी है। देखिए, मैं समझता हूँ कि आरजेडी तो बिहार की पार्टी है। बिहार में और झारखंड में जितने लोग हर साल यूपीएससी में क्वालिफाई करते हैं, चाहे आईएएस में हो चाहे आईपीएस में हो, केरल के कितने लोग आते हैं हर साल? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मेधा की बात है, तो कोई लिटरेसी रेट से मेधा तय नहीं होती है। मेधा वहाँ के बच्चों में भरा हुआ है, बिहार के बच्चों में,
झारखंड के बच्चों में अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत पर वो क्वालिफाई करते हैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम को। उसके बावजूद अगर कोई किसी को ये लगता हो कि एक आभा मंडल है हमारा, कि हमारा बड़ा लिटरेसी रेट है, तो उसके आधार पर चयन की शर्तें तय नहीं की जाती हैं। चयन इस आधार पर होता है कि आप जिस दिन एग्ज़ाम में बैठे उस दिन आपने किस तरह से परफॉर्म किया और किस तरह से आपने सवालों के उत्तर दिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो बाकी अन्य राज्य हैं, जिनके बारे में मैं समझता हूँ कि बाकी दलों में एक कन्फ्यूजन होता है कि सुप्रीमेसी को लेकर, कि हम दक्षिण के राज्य बहुत श्रेष्ठ हैं बाकी बिहार और अन्य राज्यों से, जिसको ये गोबर पट्टी कहते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं लोग। जो एक तमिलनाडु का एक नेता कहता था कि बिहार के लोग तो स्टालिन कहता था कि वो बिहार के लोग तो यहाँ टॉयलेट और सीवेज सफाई के लिए काम करने के लिए आते हैं। तो वैसे लोगों की बातों पर अगर भरोसा करके कोई आत्मस्वाभिमान ही बेच दे, उनको ये जरा भी बिहारी स्वाभिमान बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, इससे नकारा नहीं जा सकता कि किस तरीके से एमके स्टालिन जी हमेशा ही कह सकते हैं कि जो उनका जो बयान होता है वो विवादित होता है। अभिराज जी से हम जानना चाहेंगे, उनका जो बयान रहता है हमेशा विवादों में आता है, चाहे वो सनातन को लेकर हो, बिहारियों को लेकर हो। पास जाइएगा, तमिलनाडु को पूरा कर लूं। बिल्कुल अभिराज जी, जहां तक तमिलनाडु की बात है तो डीएमके तो काफी दिनों से सत्ता में रही, वहां या तो एआईडीएमके या फिर डीएमके। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, एक बार अभिराज जी से जान लेते हैं। अभिराज जी देखिए, एमके स्टालिन का जो बयान होता है वो हमेशा विवादित होता है, या फिर सनातनी को लेकर हो, हिंदुत्व को लेकर हो, या फिर बिहारियों को लेकर हो। तो इस तरह की बयानबाजी क्यों करना? जब आप बात करते हैं कि किसी में कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई प्रदेश नहीं है, सभी एक है, तो फिर इस तरह की बयानबाजी क्यों? ठीक, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। ये बहुत चतुराई से ये मोड़ दिए कि मैं बिहार को इन्फीरियर बता रहा हूँ, झारखंड को इन्फीरियर बता रहा हूँ। मैं इन्फीरियर नहीं बता रहा हूँ, ये डेवलपिंग स्टेट है हमारे। इसमें बोलने में हमें क्या संकोच हो सकता है कि वो डेवलप्ड स्टेट है और ये हमारा डेवलपिंग स्टेट है। किसी को डेवलपिंग स्टेट बोलने से उसको आदमी हीन भावना से नहीं देख रहा है और ये नहीं बोल रहा है कि वो कोई लायक नहीं है और कोई काम का नहीं है, ये जो बोले स्वाभिमान नहीं है। अपने आप को अगर हम मान लें कि हम सीख रहे हैं और एक सीखा हुआ व्यक्ति है उसको बोले कि वो सीख चुका है, मैं सीख रहा हूँ, या वो सीख रहा है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता है कि मैं उसको कमतर आंक रहा हूँ या उसको निकम्मा समझ रहा हूँ। ये चतुराई से अपने राजनीतिक रूप से उसको रंग दे दिए। एक जवाब ये है। दूसरा जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि ये टिप्पणी वाले बात पे ये जो बोल रहे हैं कि वहाँ के जो नेता हैं वो बिहार के बारे में क्या बोलते हैं, देखिए जो भी बोलता है उसका खंडन किया जाता है हमारे तरफ से भी, और हमारे जो यहाँ जो लाखों कार्यकर्ता हैं या बिहार समाज के जो लोग बिहार के लोग हैं या झारखंड के लोग हैं, अब टिप्पणी के ये बात कर रहे हैं इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के नेता। एक बार यहाँ पर रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बताते चले कि रुझान जो है वो लगातार आते जा रहे हैं, और ऐसे में भवानीपुर से एक बड़ा अपडेट है जहां पर ममता बनर्जी आगे चल रही है। करीब 8400 वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी जो है वो पीछे हो गए। इसके पहले के जो रुझान थे उसमें शुभेंदु अधिकारी 900 वोटों से आगे चल रहे थे, लेकिन अब ममता बनर्जी 8400 वोटों से आगे चल रही है। बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर, जहां पर रुझान साफ देखने को मिल रहा है और ममता बनर्जी 8400 वोटों से आगे चल रही है। शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए हैं। कांटे की टक्कर दोनों में ही देखी जा रही है। जिस तरीके जैसे जैसे खुल रहे हैं, मशीनें खुल रही है और जैसे जैसे वोटों की गिनती हो रही है ईवीएम से, वीवीपैट से, लगातार देखा जा रहा है कि भवानीपुर सीट में कभी ममता बनर्जी आगे हो रही है तो कभी शुभेंदु अधिकारी। फिलहाल की बात कर ले तो शुभेंदु अधिकारी पीछे है और ममता बनर्जी 8400 वोटों से आगे चल रही हैं। चलिए बिल्कुल, तो सीधा आप जुड़ते हैं चुनावी चर्चा से। अभिराज जी आप बोल रहे थे, आगे बताइए। हाँ, ये टिप्पणी की बात कर रहे हैं बिहार समाज के लोगों पे। तो इनके भाजपा के नेता राजस्थान से क्या टिप्पणी करते थे जब वहाँ कोटा में हमारे जो बिहार के छात्र जाते थे पढ़ने, और एक बार की घटना है, कुछ विवाद हो गया था, आपसी लड़ाई झगड़ा हो गया था छात्रों के बीच में, तो वहाँ के भाजपा के एक नेता ने टिप्पणी किया था कि बिहार के छात्र यहाँ गुंडागर्दी करने आते हैं। अरे भाई, आप कितना मतलब संवेदनशील हैं भाई।
आप मतलब एक छात्रों के बीच में लड़ाई हुआ है, आप उसको कानूनी रूप से सॉल्व करने के बजाय आप उसको हवा दे रहे हैं और मतलब वहाँ लोकल बनाम बिहारी छात्रों में एक ऐसा मतलब उन्माद फैलाने का कोशिश कर रहे हैं अपने बयान से। फिर इनके हरियाणा के मंत्री नेता एक थे, वो एक बार बयान दिए थे कि बिहार से कितने रुपये में लड़कियां मिल जाती हैं, यहाँ लड़कियां ले आके भर दूंगा शादी करने के लिए, यहाँ ऐसे है वैसे है कि सुशील मोदी मेरा दोस्त है। इस तरह का बयान तो इनके तरफ से आता है। और अभी महाराष्ट्र में ताज़ा जो आया है एक वाकया कि वहाँ ऑटो रिक्शा चलाने के लिए मराठी भाषा अनिवार्य होना चाहिए, तो उस पे राज ठाकरे का बयान हो या अभी तो इन्हीं का सरकार है वहाँ पे, उस पे ये कितना अपना आत्मसम्मान जगाते हैं और जगाए हैं। और शिवसेना जब इनका मित्र हुआ करती थी, बाल ठाकरे जब इनके साथ में गठबंधन चलाते थे, तब बाल ठाकरे क्या बोलते थे। एक मिनट अभिराज जी, यहाँ पर मैं बस आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। आपने कहा कि महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद हुआ, लेकिन ये सबसे पहले ये विवाद मुझे याद है कि तमिलनाडु से शुरू हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वहां से शुरू हुआ कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो वहां रह नहीं सकते, कि जिस तरीके से मारकाट चला और जिस तरीके से लोगों को वहां से पीट पीट कर भगाया गया, ट्रेन में लोग भर भर कर वापस झारखंड आने को मजबूर हुए, वापस बिहार आने को मजबूर हुए। देखिए मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो तो आप ये कैसे बोल दिए, मुझे इस पे ताजुब है। वो सारा मामला तो 2023 का है, वो तो क्लियर कट हो गया था कि उसमें तो कितने भाजपा के आईटी सेल वाले पकड़ाए थे जो कि प्लांटेड वीडियो आपको वहां पे डाले थे। लेकिन हुआ तो था ना, ये तमिलनाडु से शुरू तो हुआ था ना। शुरू नहीं हुआ था मैडम, वो प्लांटेड था। आज तक कोई जांच एजेंसी बताइए इसमें कितना गिरफ्तारी हुआ, वहां लोकल तमिलनाडु के कितने लोग गिरफ्तार हुए। आज तक कोई इसका लिखित आंकड़ा कोई पेश नहीं कर सकता है, प्रूफ नहीं कर सकता है। कोई कोर्ट से आप मुझे बुलवा दीजिए। मनीष कश्यप जो माहौल बना रहे थे वही भरे ट्रेनों में कि लोग आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मनीष कश्यप को कितने दिनों वहां जेल में रहना पड़ा था, और वही मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन किए थे बाद में, और कितने भाजपा के आईटी सेल वाले गिरफ्तार हुए थे उस समय। कोई अगर इतना ही संवेदनशील थी भाजपा तो गृह मंत्रालय, देश भाजपा का राज चल रहा है, गृह मंत्रालय आधिकारिक तौर पर बड़ी अपडेट बताते चले चुनाव से जुड़ी। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 6:30 बजे बंगाल पहुंच सकते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन होगा। 6:30 बजे पश्चिम बंगाल पहुंच सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। जिस तरीके से रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, आपको बता दें कि बीजेपी 181 सीट पर चल रही है, टीएमसी 104 और कांग्रेस 0 पर चल रही है। कांटे की टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच दिख रही है। जिसके बाद सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल शाम 6:30 बजे तक पहुंच सकते हैं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम प्रदीप जी से जान लेंगे, क्योंकि हम लोग भाषा पे बात कर रहे थे। प्रदीप जी, अब महाराष्ट्र में भी हुआ, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन एक्शन तो सभी राज्यों में हो रहे हैं। अगर हम ये नहीं कह सकते कि तमिलनाडु में नहीं होता, केरला में नहीं हो सकता, झारखंड में नहीं हो रहा, बिहार, हर जगह एक्शन हो रहे हैं, लेकिन उसका फलाफल क्या निकल रहा है? क्या ये बंद हो पा रहा है? महाराष्ट्र की बात कर ले, बीजेपी की सरकार है, क्या वहां पर बंद हो पा रहा है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि ऐसी विभाजनकारी सोच रखने वाले किसी भी व्यक्ति का भाजपा समर्थन नहीं करती है। मनीष कश्यप का बात इन्होंने कहा, मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में जरूर आए थे, लेकिन आज कहाँ हैं वो? मैं समझता हूँ कि जब सच्चाई पता चल जाए तो वैसे लोगों को त्याग देना ही है, जितनी जल्दी उनसे निजात पा लें, मैं समझता हूँ कि समाज के बेहतरी के लिए अच्छा होता है। लेकिन भाषा का जो विवाद झारखंड में चल रहा है कि जेटेट के परीक्षा में जिस तरह से अंगिका, भोजपुरी और मगही को बाहर कर दिया गया, कितने छात्र आप समझ सकते हैं कि उसी स्तर पर तैयारी करते हैं, उनको अगर आप वंचित कर देते हैं उनकी भाषा के ज्ञान से, तो कहीं ना कहीं छात्रों का अधिकार मारा जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यही मानती है कि समरसता के साथ सरकारें चलें, सबों को अपॉर्चुनिटी मिले और समाज एक प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े ताकि राष्ट्र की दिशा तय हो सके। चलिए, बिल्कुल अभिराज जी, एक बार आपसे जान लेना जरूर चाहूंगी, क्योंकि रुझान आ रहे हैं और ये केवल ऐसे ही रुझान नहीं है। अगर चुनाव आयोग की भी बात कर ले
तो उसमें भी बंगाल में बीजेपी काफी आगे चल रही है। और इसमें दो मत की बात नहीं है कि जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस बार काम किया है और लगातार जो इस बार काम किया, उस पर एक छोटी सी टिप्पणी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता कैसे काम किए हैं, ठीक है, वो अपने जगह पे है, वो अपना भाजपा का संगठन उसमें असेसमेंट करे और चुनाव के बाद हम भी असेसमेंट करेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है कि टीएमसी ने 15 सालों में बंगाल को क्या दिया, तो आप तुलना कर लीजिए कि आज जो हमारा देश में हर स्टेट में आपको जो मिनी प्लांट है, मतलब मिनी स्केल प्लांट है, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं और केवल बड़े उद्योग समूह अंबानी, अडानी, रिलायंस, इन्हीं सब का वर्चस्व बढ़ते जा रहा है। तो आप ये आंकड़े निकलवा के अपने सूत्र से देख लीजिए कि ममता बनर्जी के राज्य में अनगिनत छोटे स्टील प्लांट फले फूले हैं। आपको दुर्गापुर के इलाका हो, खड़गपुर का इलाका हो, आसनसोल का इलाका हो, और ये हावड़ा तो खैर वहाँ पे पहले से बहुत सारे छोटे कल कारखाने थे, लेकिन बाद में उन सबों को भी ममता बनर्जी ने कार्य किसी भी स्टेट में होता है अभिराज जी, इससे हम मुकर नहीं सकते हैं। जहां पर बीजेपी की सरकार हो, टीएमसी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, कहीं ना कहीं जनता के लिए वह कार्य करते, तभी जनता उन्हें मौका देती है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रदीप जी और अभिराज जी। तो देखिए, लगातार रुझान आ रहे हैं और रुझानों में बीजेपी बंगाल में आगे चल रही है, तो तमिलनाडु में इंडी गठबंधन की ओर से जो पार्टी है वो आगे चल रही है। हालांकि देखने की बात होगी कि जीत किस पार्टी की होती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।